हेलो स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसके फीचर कौन कौन से हैं और उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ कंपनीज। कहने का मतलब कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज कितनी तरह की हो सकती हैं। तो अगर हम काइंड्स ऑफ कंपनी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू इनकॉर्पोरेशन, मतलब अगर वो बनने की बात करें इनकॉर्पोरेट यानी जैसे बनती है कंपनी, तो उस बेस पे 3 तरह की कंपनीज होती हैं। फर्स्ट, चार्टर्ड कंपनीज। चार्टर्ड कंपनीज वो होती हैं जैसे कोई राजा महाराजा होते हैं ना, और उनके अकॉर्डिंग बनाई जाती है, तो वो हमारी चार्टर्ड कंपनीज कहलाती है। एक होती है स्टैट्यूटरी कंपनीज। स्टैट्यूटरी कंपनीज वो कंपनीज होती है जो किसी एक्ट के तहत बनाई जाती हैं। और होती है रजिस्टर्ड कंपनीज। रजिस्टर्ड कंपनीज वो कंपनी होती है तो रजिस्ट्रेशन करवा के बनाई जाती हैं। फिर बात करें हम अकॉर्डिंग टू लाइबिलिटी, तो अकॉर्डिंग टू लाइबिलिटी भी 3 तरह की कंपनीज होती हैं। फर्स्ट, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। तो वर्ड क्या आ गया इसमें? लिमिटेड, यानी कि जो कंपनी है वो लिमिटेड बाय शेयर है कि भाई जितने आपने शेयर्स लगाए हैं उसके हिसाब से कंपनी बनी है, ठीक है। फिर है सेकंड हमारी कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, यानी कि गारंटी जितनी दी हुई है उसके बेस पे। और थर्ड है हमारी अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी में क्या होता है कि लिमिटेड कंपनी में तो जितने आपने शेयर लगाए हैं बस आपकी लायबिलिटी वहाँ तक लिमिटेड होगी शेयर होल्डर्स की। बट अनलिमिटेड कंपनी में क्या होता है कि आपने जितने शेयर लगाए सिर्फ वहीं तक ही आपकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं रहती, आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है शेयर होल्डर्स की, कि अगर कल को नुकसान होता है तो वो भरपाई करनी पड़ेगी, चाहे वो फिर आपको पर्सनल अपने जो एसेट्स हैं वो भी यूज़ हो जाएंगे उसमें। उसके बाद बात करें अकॉर्डिंग टू नेशनैलिटी, तो गवर्नमेंट कंपनीज़ होती है, सबको पता है जो कोई गवर्नमेंट बनाती है कंपनी वो हमारी गवर्नमेंट कंपनीज हो जाती है। एक होती है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी वर्ड क्या दिया है बेटा? होल्डिंग। तो जो कंपनी होल्ड करके रखती है, यानी कि जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को होल्ड करती है तो उसको हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी। और फिर हमारी तीसरी कंपनी है सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी जिस कंपनी को होल्ड करती है ना बेटा, वो हमारी कहलाती है सब्सिडरी कंपनी। मान के चलिए कि आपकी कोई एक्स कंपनी है और वो हमारी होल्डिंग कंपनी है। एक्स कंपनी ने वाई कंपनी को क्या किया? होल्ड कर लिया, तो होल्डिंग कंपनी एक्स बन गई और वो जो वाई बन गई वो हमारी क्या बन गई? सब्सिडरी कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप की बात करें तो ऑनरशिप की बेस पे होती है इंडियन कंपनीज, ठीक है, और एक होती है फॉरेन कंपनीज। इंडियन कंपनीज वो होगी जो इंडिया की खुद की कंपनी है, और फॉरेन कंपनीज कौन सी होगी? जो बाहर की कंपनी है। अकॉर्डिंग टू ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की बात करें तो होती है ट्रांसफरेबल, मतलब आप शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसकी बात करें तो होती है एक हमारी प्राइवेट कंपनी और दूसरी हमारी कौन सी होती है? पब्लिक कंपनी। अब इन कंपनीज़ के बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इनकॉर्पोरेशन, फर्स्ट हमारी कौन सी थी? चार्टर्ड कंपनी। दिस टाइप्स ऑफ कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड बाय अंडर रॉयल चार्टर्ड इशूड बाय द किंग और हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ये किसके कैसे इनकॉर्पोरेट की जाती है? अंडर रॉयल चार्टर, ठीक है, जो किसके द्वारा इशू किया जाता है? या तो कोई किंग और हेड ऑफ द स्टेट। अंडर द चार्टर सर्टेन एक्सक्लूसिव राइट्स एंड प्रिविलेजेस आर ग्रांटेड टू द कंपनी। कोई राइट्स और प्रिविलेजेस दिए जाते हैं कंपनी को ताकि वो अपने कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर सकें। इफ़ द कंपनीज वॉलेट द रूल्स द हेड ऑफ द स्टेट्स कैन क्लोज सच कंपनीज। अगर वो रूल नहीं मानती तो उसको हम बंद, जो हेड है वो बंद भी कर सकता है। चार्टर्ड कंपनी वर पॉपुलर इन इंग्लैंड इन द 19th सेंचुरी। आजकल ये पॉपुलर नहीं है, पहले के ज़माने में ये हुआ करती थी जब राजा महाराजा हुआ करते थे, ठीक है बेटा। फिर बात कर लेते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। तो दीज कंपनीज आर फॉर्म्ड अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मैंने बताया था आपको कि जो एक्ट के तहत बनती है तो अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेचर। द ऑब्जेक्ट्स, पावर, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दीज कंपनीज आर क्लियरली डिफाइंड द एक्ट। तो जो एक्ट, जिस एक्ट के अंडर ये बनी है उसमें उसकी सारी ड्यूटीज़ जो है, जो भी इसकी पावर्स है, वो सब कुछ लिखी होती हैं। जनरली कंपनीज फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस आर फॉर्म अंडर स्पेशल स्टैट्यूट। बता रहा है कि जो कंपनी पब्लिक वेलफेयर के लिए बनी होती है वो ज़्यादातर स्टैट्यूटरी कंपनीज होती हैं। दीज कंपनीज मे और मे नॉट यूज़ द वर्ड लिमिटेड। वो लिमिटेड वर्ड यूज़ कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती। और इनको जो कंपनीज हैं उनको आर गिवन वाइड पावर्स अंडर द एक्ट। उनको कुछ पावर्स भी दी जाती हैं। और जो इन कंपनीज के एग्जाम्पल्स हैं वो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आप समझ रहे हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है हमारा। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, आरबीआई, इन सब के बारे में बात की है क्योंकि वेलफेयर के लिए ही हैं। किसके?
जो लोग हैं उनकी, सोसाइटी के। थर्ड है हमारी रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी कौन सी होती है? जो रजिस्ट्रेट करवाना पड़ता है, जिनका हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, किसके अंडर? अंडर कंपनीज एक्ट 2013. So these are the companies formed and registered under the provision of the Companies Act. Most of the companies in India are registered under the Indian Companies Act 2013. The method of formation, management, liquidation are given under various clauses of this act. इस एक्ट में सब कुछ दिया हुआ होता है, ठीक है। जो हमारी रजिस्टर्ड कंपनी हो सकती है वो जो हमारी लिमिटेड बाय शेयर भी हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है और अनलिमिटेड भी हो सकती है। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी बात करें तो फर्स्ट है हमारी कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। इसका मतलब साफ समझ में आ रहा है, लिमिटेड बाय शेयर, जितना आपने शेयर्स लगा रखा है उतने ही। द कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स हैव अ शेयर कैपिटल। द कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू शेयर। द शेयर होल्डर पे शेयर मनी एट वन टाइम और बाय इंस्टॉलमेंट। या तो आप एक बारी में सारा पेमेंट कर सकते हो अगर आप पैसा लगा रहे हो किसी कंपनी में, या फिर आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। आपको सिर्फ उतना ही पे करना है जितना आपने के शेयर होल्डर आपने खरीद रखे हैं। द शेयर होल्डर्स आर नॉट लाइबल टू पे एनीथिंग मोर देन द वैल्यू ऑफ द शेयर। जितने आपके पास शेयर है उतना ही आपको पे करना है। उसके बाद बात कर लेते हैं कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। तो गारंटी से क्लियर हो रहा है जिसकी क्या कर रखी है? गारंटी ले रखी है। दिस कंपनी आर ऑल्सो फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज एक्ट विद द स्टिपुलेशन इन द मेमोरेंडम क्लॉज दैट मेंबर्स आर गारंटेड टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन केस ऑफ इट्स फाइंड अप। अगर कंपनी कल को बंद हो जाती है, ठीक है, अगर कंपनी कल को बंद हो जाती है तो उसका कौन पेमेंट करेगा? तो जितने भी वहाँ उसके जो शेयर होल्डर्स हैं या जो मेंबर्स हैं, जो कंपनी के मेंबर्स हैं, वो वाइंडिंग अप में सारी पेमेंट करेंगे। द अमाउंट विच मेंबर्स अंडरटेक टू पे इज कॉल्ड गारंटी मनी। जितना वो पे करेंगे वो क्या कहलाती है? गारंटी मनी। द मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू बाय शेयर्स ऑफ फिक्स्ड वैल्यू एंड ऑल्सो गिव अ गारंटी फॉर सम इन द इवेंट ऑफ इट्स लिक्विडेशन। तो किस बात की गारंटी देते हैं? कि कल को अगर ये कंपनी वाइंडिंग अप होती है, लिक्विडेशन होती है, तो उसकी पेमेंट हम करेंगे। अनलिमिटेड कंपनी बताया था मैंने आपको, इसकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। The company is registered without limiting the liability of the members to the value of shares are called unlimited companies. The companies are just like partnership concerned where liability is unlimited. पार्टनरशिप की इतना ही होगी क्योंकि इसमें भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। आपको पे करना ही पड़ेगा पैसे, जितना कि आप मान के चले लॉस हो रहा है, उसमें पर्सनल आपकी एसेट भी यूज़ हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप की बात करें तो कोई गवर्नमेंट कंपनी जो सब कुछ कौन चला रहा है? गवर्नमेंट के अंडर है। तो अ कंपनी ओन्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इज कॉल्ड गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, चाहे वो होली पूरी गवर्नमेंट की हो या फिर पार्टली हो। तो आइदर होल ऑफ द कंपनी और मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। इसमें कम से कम आपका कितना होना चाहिए गवर्नमेंट का शेयर? बात करें तो 51%. So in some cases private investment is also encouraged but at least 51% शेयर्स आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। तभी वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी अगर उसका 51% कौन होल्ड करके रखेगा? गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट। सब्सिडरी कंपनीज ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज आर ऑल्सो कवर्ड अंडर गवर्नमेंट कंपनी। अगर मान के चले मेरी कोई कंपनी है, कोई गवर्नमेंट कंपनी, और उसने कोई सब्सिडरी भी है उसकी कोई, तो वो जो सब्सिडरी कंपनी है वो भी मेरी क्या कहलाएगी? गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं होल्डिंग कंपनी। मैंने बताया था आपको जो कंपनी को होल्ड करता है अपने से छोटी कंपनी को, वो हमारी क्या हो जाती है? होल्ड कंपनी। इफ़ अ कंपनी कैन कंट्रोल द पॉलिसी ऑफ अनदर कंपनी through the ownership of its shares or through control over the composition of its board of director, the company is called a holding company. तो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि जो कंपनी दूसरी कंपनी पे होल्ड करके रखती है उसके काम पे सब पे, ठीक है, तो वो हमारी कंपनी जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? होल्डिंग कंपनी। अ कंपनी द पॉलिसी ऑफ विच आर कंट्रोल इज कॉल्ड अ सब्सिडरी कंपनी। और जिस कंपनी पे कंट्रोल करके रखती है वो हमारी क्या होती है? सब्सिडरी कंपनी। सो अ कंपनी इज कॉल्ड अ सब्सिडरी कंपनी व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज फुलफिल। कौन कौन सी कंडीशन है? इफ़ द फॉर्मेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी। मान के चलिए मेरी कोई कंपनी है और उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको कोई और कंट्रोल कर रहा है, तो वो मेरी कंपनी सब्सिडरी है, और जो कंट्रोल कर रहा है वो होल्डिंग कंपनी है। द अदर कंपनी कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग राइट्स। कितने? आधे से ज़्यादा राइट किसी और कंपनी के पास है। इफ़ इट्स सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी विच इट सेल्फ इज़ द सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर कोई सब्सिडरी कंपनी है
उसने किसी एक कंपनी को होल्ड कर रखा है और वो किसी और की भी सब्सिडरी हो सकती है। तो इफ़ इट इज़ अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी विच इट सेल्फ इज़ द सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी। कभी कभी क्या है कि आपने किसी को होल्ड कर रखा है तो आप होल्डिंग कंपनी बन गए, पर आपको किसी और ने होल्ड किया हुआ है तो आप उस कंपनी के लिए सब्सिडरी कंपनी बन गए। द अदर कंपनीज ओन्स मोर देन हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द शेयर इन द कंपनी। आधे से ज़्यादा शेयर किसके पास होंगे? कंट्रोल कंपनी के पास, जिसको हम होल्डिंग कंपनी भी कह सकते हैं। उसके बाद बात करें कंपनीज अकॉर्डिंग टू नेशनैलिटी, तो नेशनैलिटी मतलब नेशन के अकॉर्डिंग एक इंडियन कंपनी होगी जो कौन बना रहा है? इंडिया के अंदर जो हमारी कंपनी है वो हमारी इंडियन कंपनी होगी। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 वेदर ऑपरेटिंग इन इंडिया और आउटसाइड इज कॉल्ड एन इंडियन कंपनी। तो इंडियन कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जो इनकॉर्पोरेटेड, बनाई तो इंडिया में गई है, ठीक है, कौन से एक्ट के अंडर? अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के, चाहे उसकी ऑपरेटिंग बाहर हो रही है इंडिया से, बट वो इंडियन कंपनी ही कहलाएगी क्योंकि वो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में अकॉर्डिंग बनी है। देयर में भी कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट बट separate rules are framed for their regulation. These companies may be manufactured companies, insurance company, banking companies. वो इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकती है, बैंकिंग कंपनी भी हो सकती है। उसके बाद आ जाता है फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो कहाँ बनी है? बाहर बनी है, बट हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, और हो सकता है उसका काम का जो बिजनेस जो वो कर रही है वो इंडिया में ही हो। सच कंपनीज हैव टू फर्निश सम इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड बाय द रजिस्टर ऑफ द कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इन इंडिया। तो कुछ उसको बात माननी पड़ती है रजिस्ट्रार जो हमारा कंपनीज है उसकी, बट जो कंपनी का जो मेन है इनकॉर्पोरेटेड वो कहाँ हुई है? आउटसाइड द इंडिया। फिर बात कर लेते हैं कंपनीज अकॉर्डिंग टू पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट की बात करें कि अकॉर्डिंग टू पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी कैसी होती है। फर्स्ट है हमारी स्मॉल कंपनी। कैसी कंपनी? छोटी कंपनी की बात की गई है। द कंसेप्ट ऑफ स्मॉल कंपनी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंपनीज एक्ट 2013। तो बेटा 2013 से पहले हम इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 फॉलो करते थे। उस एक्ट में पब्लिक इंटरेस्ट के लिए स्मॉल कंपनी का कहीं कंसेप्ट नहीं था। ये जो स्मॉल कंपनी का कंसेप्ट आया है ये किस में आया है? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 285 ऑफ द एक्ट, स्मॉल कंपनीज मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। जो पब्लिक कंपनी से हटके कंपनी है उसको हम क्या कह देते हैं? स्मॉल कंपनी कह देते हैं। उसकी कुछ कंडीशन है नीचे, जैसे फर्स्ट, पेड अ कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 lakh rupees or such high amount as may be prescribed which shall not be more than 5 crore। तो बता रहा है उसकी जो पेड अप कैपिटल है, जितना वो पेड कर सकती है वो कितनी होगी? वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसके साथ साथ जो उसका प्रिस्क्राइब अमाउंट है वो भी 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब टर्नओवर की बात कर लेते हैं, जितना वो टर्नओवर करेगी साल में। वो देखो, टर्नओवर विच एज पर लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज़। उसका जो प्रॉफिट है वो किससे एक्सीड नहीं होना चाहिए? 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 20 करोड़ रुपीज़। और जो प्रिस्क्राइब अमाउंट है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो कंपनी क्या है? स्मॉल कंपनी है। फिर बात कर लेते हैं 1 पर्सन कंपनी की। देखो 1 पर्सन कंपनी क्या होता है? जो 1 पर्सन कंपनी है ये भी सबसे पहले किस में आया है? 1 पर्सन कंपनी भी कंपनीज एक्ट 2013 में आया। इससे पहले 1 पर्सन कंपनी नहीं थी। 1 पर्सन कंपनी का मतलब है, देखो पहले हमने पढ़ा था एक सिंगल पर्सन सिर्फ सोल प्रोप्राइटर हो सकता है, बट अब जो हमारा एक्ट आया 2013 उसमें बोलता है कि एक पर्सन भी कंपनी स्टेबलाइज कर सकता है। तो 1 person company has been allowed for the first time in Companies Act 2013. A 1 person company is a one shareholder corporate entity where legal and financial liability is limited to the company only। हमने पहले पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटर ही होता है, अगर प्रॉफिट लॉस करेगा तो सब कुछ उसी को शेयर करना पड़ता है, उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। बट जब से 1 पर्सन कंपनी का कंसेप्ट आया इसमें यह है कि एक शेयर होल्डर भी कंपनी खोल सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि अब जो शेयर होल्डर कंपनी खोल रहा है उसकी लाइबिलिटी जो अनलिमिटेड होगी, नहीं। इसमें क्या होगा? इसमें सेपरेट एंटिटी भी रहेगी, कंपनी अलग और पर्सन अलग, और साथ साथ में क्या होगा कि उसकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड रहेगी। 1 पर्सन सब्सक्राइब हिज नेम टू अ मेमोरेंडम एंड कंप्लाई फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन भी करवा सकता है
और वो अब कंपनी उसकी बन जाएगी कौन सी 1% कंपनी। पहले ऐसा नहीं होता था। अब बात करें कंपनीज अकॉर्डिंग टू ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफ़र की बात करें, जब आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं शेयर की, तो एक होती है हमारी पब्लिक कंपनी। तो अंडर सेक्शन सबसेक्शन 7 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 under subsection 7 of section 2 of the Companies Act 2013 defines a public company to mean a company जो क्या होगी, इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, वो एक प्राइवेट कंपनी नहीं हो सकती। पब्लिक कंपनी इज़ अ प्राइवेट कंपनी विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। ऐसा हो सकता है कि जो कंपनी है वो प्राइवेट हो बट लेकिन सब्सिडरी किसकी हो, पब्लिक कंपनी की। हमने अभी पढ़ा था कि जो पब्लिक कंपनी है अगर उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी है वो भी हमारी क्या कहलाती है, पब्लिक कंपनी ही कहलाती है। तो वही बात बता रहा है कि जो हम बात करें पब्लिक कंपनी की तो वो एक प्राइवेट कंपनी हो ही नहीं सकती, और बाई चांस अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो पक्की बात है वो क्या होगी, सब्सिडरी होगी किसकी, पब्लिक कंपनी की। अगर हम फीचर्स की बात करें पब्लिक कंपनी की, तो इसमें कम से कम पब्लिक कंपनी के बनने के लिए 7 मेंबर्स की नीड होती है। कितने मेंबर्स चाहिए होते हैं, मिनिमम 7 मेंबर्स। इट इनवाइट्स जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स। देखो बेटा, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जो शेयर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा हमें हमारा फाइनेंस का सोर्स होता है। तो जो प्राइवेट कंपनी होती है वो तो पब्लिक को शेयर्स के लिए बोल नहीं सकती कि आओ आप हमारी कंपनी में सब्सक्राइब करो, बट जो पब्लिक कंपनी होती है वो इनवाइट कर सकती है जनरल पब्लिक को कि वो उसके चैनल शेयर्स को सब्सक्राइब करें। ठीक है। देन देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर। मिनिमम तो आपको 7 मेंबर चाहिए किसी कंपनी को स्टेबलाइज करने के लिए, मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं। इट परमिट्स द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, आप अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नो लिमिट्स ऑन मिनिमम पेडअप कैपिटल, पेडअप कैपिटल पे कोई लिमिट नहीं है। इट मस्ट अलॉट शेयर्स विद इन 120 डेज फ्रॉम द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इशू होने के 120 दिनों में आपको शेयर अलॉट करने पड़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब वो शेयर इशू करते हैं कि अपने आप शेयर इशू कर देती है कंपनी, तो उसके 120 दिनों के अंदर अंदर जो आपने शेयर इशू किए हैं, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस डाला है कि हम शेयर डाल रहे हैं, उसमें वो उसको अपने जो मेंबर्स होते हैं उनको शेयर इशू कर देती है। बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस इट रिक्वायर्स अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो बेटा देखो, जब पब्लिक कंपनी स्टार्ट होती है ना तो उसको ना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से क्या लेना पड़ता है, कमेंसमेंट लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। यानी कि जब कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है ना, पब्लिक कंपनी, तो उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और एंड में उसको क्या मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। किससे मिलता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से। ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट कंपनी की। तो एज पर सबसेक्शन ऑफ 68 सेक्शन ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अ प्राइवेट कंपनी मीन्स a company which has a minimum paid up capital of 1 lakh rupees or such higher paid up capital as may be prescribed by its article। तो बता रहा है कि जो प्राइवेट कंपनी होती है, अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 को देखें तो जो प्राइवेट कंपनी होती है उसकी जो मिनिमम पेडअप कैपिटल होती है वो कितनी होनी चाहिए, 1 लाख रुपीज़ होनी चाहिए। और सच हायर पेडअप कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय इट्स आर्टिकल, या अगर उससे ज़्यादा है तो उसके आर्टिकल में वो बात, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें ये बात मेंशन होनी चाहिए कि कितनी है। ठीक है। जो प्राइवेट कंपनी होती है अब उसमें क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। ऐसा नहीं होता कि आपका आज आपके शेयर है, आपने कल किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया, परसों किसी और को, ऐसा पॉसिबल नहीं होता किसमें, प्राइवेट कंपनी में। देन सेकंड है हमारा, लिमिट द नंबर्स ऑफ इट्स मेंबर टू 200। इसमें कितनी लिमिटेशन हो गई है, देखो पब्लिक कंपनी में तो अनलिमिटेड थे मैक्सिमम नंबर्स जो हमारे मेंबर्स थे, बट लेकिन इसमें कितने हो गए हैं हमारे, मैक्सिमम जो हम रख सकते हैं वो कितने रख सकते हैं, 200। ठीक है। देन है प्रोहिबिट्स any invitation to the public to subscribe for any shares or debenture of the company। देखो पब्लिक कंपनी तो कर सकती थी, बुला इनवाइट कर सकती थी पब्लिक को अपने शेयर्स चेज करने के लिए, बट लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके पास ये राइट नहीं होता।
उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखें तो प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पर्सन अदर देन इट्स मेंबर, डायरेक्टर्स और अदर रिलेटिव्स। अगर बात करी जाए कि जो प्राइवेट कंपनी होती है वो किसी और का डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मतलब अगर बात करें कि नॉर्मल लोग हैं और वो अपने पैसे डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है किसमें, प्राइवेट कंपनी में। इसके अलावा कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस और एग्जम्पशन भी अलाउ की गई है प्राइवेट कंपनी को। उनमें से फर्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। तो बताया गया कि जो प्राइवेट कंपनी है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। कितना बोला, मिनिमम 2 पर्सन कैन फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी। अब बात करें मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की, तो एक प्राइवेट कंपनी में हैड एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं उसके पास, कम से कम 2 डायरेक्टर तो होने ही चाहिए, एज अगेंस्ट 3 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। जबकि अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो उसमें तो 3 होंगे, बट प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 होने चाहिए। क्वारम फॉर जनरल मीटिंग्स। क्वारम फॉर जनरल मीटिंग्स का मतलब है कि जो मान के चल रहे हैं हम जनरल मीटिंग्स होती हैं शेयर होल्डर्स के बीच में, वो कितनी होनी चाहिए, 2 तो होने ही चाहिए। सो द क्वारम रिक्वायर्ड फॉर द जनरल मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर इज 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंटेड। अब मान के चल रहे हैं कि कोई मीटिंग हो रही है जनरल मीटिंग, उसमें कितने मेंबर्स होने चाहिए, शेयर होल्डर्स की मीटिंग में कम से कम 2 तो होने ही चाहिए जो उस मीटिंग को अटेंड करे, ठीक है। मैनेजरल रेम्यूनरेशन, तो जो प्राइवेट कंपनी है उसके अगर रेम्यूनरेशन की बात करें कि कितनी सैलरी वो पे करेगा, तो अ प्राइवेट कंपनी हैज़ नो अपर लिमिट ऑन मैनेजरल रेम्यूनरेशन। तो कोई डिसाइडेड नहीं है कि कितना पे करना है। देन है रोटेशनल रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ऑल डायरेक्टर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी कैन बी नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। नॉन रोटेशनल डायरेक्टर का मतलब ये है कि देखो बेटा, आप एक बार रिटायर हो चुके हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप दोबारा उसको, मतलब कि जो रोटेशनल रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स जो होती है उन यहाँ पर नहीं होती, वो पब्लिक कंपनीज़ में ही होती है। जो डायरेक्टर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी के वो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स होते हैं। नॉन रोटेशनल का मतलब यहाँ पर ये है कि उनको एक फिक्स टर्म के लिए अपॉइंट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के बाद, जनरल मीटिंग के बाद, 2 के बाद, 4 के बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा, नहीं, ठीक है। नॉन रोटेशनल होते हैं, मतलब उनको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होती है कंपनी की, उसके तहत बनाया जाता है। और ठीक है, टाइम पीरियड के बाद जो होता है, अब ये नहीं है कि रोटेशनल कर दिया कि आप 5 साल बाद रिटायर हो रहे हो या 10 साल बाद रिटायर हो रहे हो या इतनी जनरल मीटिंग अटेंड कर लिया आपने उसके बाद आप रिटायर हो जाओगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स होते हैं, कितने भी एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए वो वहाँ पर डायरेक्टर बन सकते हैं। देन है फिलिंग कैजुअल वैकेंसी। फिलिंग कैजुअल वैकेंसी का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं होती आपकी। आप अपनी जो वैकेंट पोजीशन है आपकी कंपनीज में, मान के चल रहे हैं कोई आपकी वैकेंट पोस्ट है, खाली है, तो आप उसको फिल कर सकते हैं। देयर इज़ नो लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी अमंग डायरेक्टर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ पीरियड इन ऑफिस। आप उसको फिल कर सकते हैं। अगर मान के चल रहा है कोई डायरेक्टर की पोस्ट खाली है या कुछ है, तो आप उसको फिल कर सकते हैं। देन उसके बाद बोलते हैं स्पेशल डिसक्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। अ प्राइवेट कंपनी में बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड स्पेशल डिसक्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। तो वो बताने की कोशिश कर रहा है कि कभी कभी क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनी होती है वो बता सकती है कि भाई ये चीज़ हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, उसको अपॉइंट कर रहे हैं, तो स्पेशल डिसक्वालिफिकेशन प्रोवाइड करवाते। वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। वर्ड क्या है, स्पेशल डिसक्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। देखो डिसक्वालिफिकेशन क्या होती है कि हम उसको डिसक्वालीफाई करें कि हम उसको अपॉइंट नहीं कर सकते। तो क्या बोल रहे हैं कि जो प्राइवेट कंपनी होती है वो क्या करती है, स्पेशल डिसक्वालिफिकेशन देती है किसके लिए, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के लिए। कभी कभी स्पेशल डिसक्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि जो डायरेक्टर होता है हम उसको पोस्ट पे नहीं रख रहे हैं, किस वजह से नहीं रख रहे हैं, कि वो अनसाउंड माइंड का है। अनसाउंड माइंड का मतलब ये है कि वो मेंटली ठीक नहीं है या फिर किसी ऑफेंस में या कोई भी ऐसा रीजन। तो इस वजह से बता रही है कि जो एक प्राइवेट कंपनी होती है वो चाहे तो एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तहत जो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का जो वहाँ पे काम कर रहा है उसको डिसक्वालीफाई भी कर सकती है कि हम इसको पर्सन को हटा सकते हैं बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीज़न। देन बोलता है रेस्ट्रिक्शन ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। अ पर्सन कैन बिकम अ डायरेक्टर इन मैक्सिमम 20 प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइडेड नन ऑफ दीज कंपनीज इज अ पब्लिक कंपनी। तो जो डायरेक्टरशिप की बात करें तो जो प्राइवेट कंपनी का जो डायरेक्टर होता है ना, वो कम से कम 20 प्राइवेट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 प्राइवेट कंपनी का बन सकता है डायरेक्टर, उससे ज़्यादा का नहीं बन सकता। और ये भी शर्त है कि वो किसी पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर नहीं होना चाहिए।
इसके अलावा पेड अप कैपिटल की बात तो बताई दी थी कि कितनी होनी चाहिए, 1 लाख। तो प्राइवेट कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विद द पेड अप कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। तो बेटा आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि काइंड्स ऑफ कंपनीज़ के बारे में पढ़ा कि काइंड्स ऑफ कंपनी कितनी तरह की कंपनीज़ होती है। अकॉर्डिंग टू लॉ की बात करी है हमने कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन की बात की है, इंडियन कंपनी होती है, फॉरेन कंपनी होती है, 1% कंपनी के बारे में बात की। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो इस लेक्चर के थ्रू कि काइंड्स ऑफ कंपनी कितनी तरह की कंपनी होती है और कैसे कैसे उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि आप इनसे नोट्स बना सकें और अच्छे से अपना लर्न करके उनको याद कर सकें।